दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इकोहॉलिक्स में। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टोटल इकोनॉमिक वैल्यू। टोटल इकोनॉमिक वैल्यू एक ऐसा टॉपिक है जो पर्यावरण अर्थशास्त्र यानी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन यानी किस तरह से इकोनॉमिकली अर्थशास्त्र के तौर पर एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कॉन्जर्वेशन होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, या अभी प्रायोरिटी हमारी क्या है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए टोटल इकोनॉमिक वैल्यू फ्रेमवर्क का कंपोजिशन किया गया है। टोटल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को कुल आर्थिक मूल्य भी कहा जाता है। तो आप इस टॉपिक को भी सर्च कर सकते हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को हम अलग अलग कोर्सेज में जैसे कि यूजीसी नेट या फिर गेट इकोनॉमिक्स या फिर IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहला पार्ट है इसका मीनिंग, क्या अर्थ है कुल आर्थिक मूल्य यानी टोटल इकोनॉमिक वैल्यू फ्रेमवर्क का। जब भी कोई इंसान एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन करने जाता है यानी ये पता लगाने जाता है कि किस तरह से हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली कंजर्वेशन कर सकते हैं, यानी उसके मूल्य को देखकर उसमें कितना खर्चा आ सकता है, इसको देखकर उसमें कितना बेनिफिट मिलेगा, लोगों को कितना उसका एडवांटेज मिलेगा, इन सारी चीज़ों को देखकर हम जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई इंसान जब प्रैक्टिस करना चाहता है एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन का, तो वो ये फ्रेमवर्क पहले तो बनाता है और इस फ्रेमवर्क के आधार पर वो ये डिसाइड करता है, वो ये सोचता है कि ऐसी वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, ऐसा क्या बायोडाइवर्सिटी या हमारा एनवायरनमेंट या इकोलॉजी या पर्यावरण हमें देता है, ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमें वो दे रहा है। और जब ये डिसाइड हो जाता है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं और हमें कौन सी वैल्यूज़ की कदर होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, प्रायोरिटी वाइज हमें किन वैल्यूज़ को कंजर्व करना है, किन वैल्यूज़ को हमें बचाना है, जब हमें ये पता चल जाएगा तो एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन करना और भी आसान और भी इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इस फ्रेमवर्क में दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, दो हिस्से हैं इस पूरे फ्रेमवर्क के, यूज वैल्यू और नॉन यूज वैल्यू। यूज वैल्यू मतलब जो यूटिलिटी या जो मूल्य मिलता है उपयोगिता के आधार पे, यूज वैल्यू उपयोगिता के आधार पे जो मूल्य मिलेगा, तो उपयोगिता के आधार पर जो मूल्य हमें एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से मिलता है उसको हम यूज वैल्यू बोलते हैं। नॉन यूज वैल्यू यानी जहाँ पे उपयोगिता नहीं रहती है, उपयोगिता यानी हम हमेशा इसको एंथ्रोपोजेनिक वैल्यू से देखेंगे। एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन बींग्स, इंडिविजुअल्स, जो लोग हैं वो बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी से क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ले सकते हैं यूटिलिटी के माध्यम से। तो हम इसको लेते हैं गैर उपयोगिता के आधार पर, ये वाली वैल्यू गैर उपयोगिता के आधार पर डिसाइड होती है। अब हम देखेंगे कि ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, हम किन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, या बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, पर्यावरण से हमें क्या एक्चुअल में मिल रहा है। सबसे पहले देखते हैं यूज़ वैल्यू। उपयोगिता के आधार पे हमें दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो होती है डायरेक्ट वैल्यू और एक होती है इनडायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू यानी जो हमें प्रत्यक्ष रूप से
प्राप्त होती है एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से। जैसे कि आप किसी भी फॉरेस्ट में जब जाएंगे, आपको पेड़ पौधे वहाँ पे दिखेंगे। अगर उन पेड़ पौधों में आपको ऐसा कोई चीज़ मिलती है, ऐसी कोई वैल्यू मिलती है जो किसी मेडिसिन के तौर पर बहुत काम आ सकती है, तो वो पेड़ पौधों का उपयोग मेडिसिन बनाने के लिए हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे नीम हो गया, आपका तुलसी का पौधा हो गया, ये सारे बहुत सारे ऐसे पौधे और हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज ऐसे होते हैं जो मेडिसिनल यूज़ के लिए बहुत कारगर होते हैं। बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी इनमें छुपा हुआ होता है। तो इसीलिए डायरेक्ट यूज़ वैल्यू यानी पर्यावरण से जो चीज़ें, जो यूटिलिटी हमें मिलती है डायरेक्टली या प्रत्यक्ष तौर पे। इनडायरेक्ट ऑफ कोर्स अप्रत्यक्ष तौर पे जो हमें मिलेगा। अप्रत्यक्ष तौर पे जो वैल्यूज़, जो यूटिलिटी हमें एनवायरनमेंट से मिल रही हैं, हो सकता है उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली हमें वो प्राप्त हो रही हैं। जैसे कि अगर आपने जैसे कि कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, यानी वो एनवायरनमेंट की कद्र करते हैं। वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर, NGO से जुड़कर लोगों को अवेयर करते हैं कि एनवायरनमेंट के प्रति हमें किस तरह से हमारा व्यवहार रखना चाहिए, हमें किस तरह से पेड़ों को बचाना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे वो काम करते हैं। वह सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका खुद का मुनाफा तो नहीं है अलग से, लेकिन पूरी दुनिया का इसमें मुनाफा है। क्योंकि अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे, अगर कुछ लोग भी प्रयत्न करते हैं कि हम वो पर्यावरण को बचाएंगे, वो सोचते हैं कि हम एक बहुत घना एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे हम जाकर अपनी मुहिम चलाएंगे और वहाँ पे हम उस फॉरेस्ट को बचाएंगे। उस फॉरेस्ट में अगर कोई भी आता है तो वहाँ पे हम हंटर्स को, पोचर्स को, जो पेड़ पौधों को छेड़खानी करते हैं, वो काट लेते हैं, वुड कटर्स को, या फिर एनिमल्स को जो मार देते हैं, ऐसे लोगों से उस फॉरेस्ट को बचाएंगे, ताकि वो जितना ज़्यादा वो फॉरेस्ट बचेगा उतना ही लंबे टाइम तक हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी, पूरे दुनिया को इनफैक्ट ऑक्सीजन मिलती रहेगी, उतने लंबे तौर तक हमें ग्रीनरी मिलती रहेगी, फ्रेश क्लीन एयर मिलती रहेगी। क्योंकि ट्रीज जो होते हैं, फॉरेस्ट, बड़े बड़े फॉरेस्ट जो होते हैं, वो एयर प्यूरिफायर्स का काम करते हैं, ना कि सिर्फ उस जगह के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े फॉरेस्ट का होना, क्लीन हवा का बहना, पोल्यूशन फ्री रिवर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग इस तरह की मुहिम चलाते हैं, जो लोग इनडायरेक्टली इस तरह का अवेयरनेस रिजीम चला रहे हैं, वो इनडायरेक्ट यूज़ के तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारी इनडायरेक्ट यूज़ वैल्यू है। क्योंकि आगे चलकर इन फ्यूचर इन सारे पेड़ पौधों से, पर्यावरण से, नेचुरल रिसोर्सेज से हमें कोई ना कोई कंपोनेंट, कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्स मिलता रहेगा। तो ये हुई बात यूज़ वैल्यू की, यानी उपयोगिता के आधार पर जो मूल्य हमें मिलता है उसकी बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं नॉन यूज़ वैल्यू की। नॉन यूज़ वैल्यू यानी गैर उपयोगिता। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट में कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हमारा कोई डायरेक्ट नाता नहीं है, हमें उनसे कुछ डायरेक्टली नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी गार्डन में बैठे हैं और कोई बटरफ्लाई वहाँ पे है, कोई तितलियाँ वहाँ पे घूम रही हैं, तो वो तितलियाँ अपना काम कर रही हैं, वो तितलियाँ फूलों के ऊपर घूम रही हैं, आप गार्डन में अलग आप बैठे हुए हो, आप ताज़ी हवा का मज़ा ले रहे हो। तो तितली का और आपका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मतलब गैर उपयोगिता की वैल्यू है, ये वैल्यू है, यहाँ पे मूल्य छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्ट यूज़ होने का मूल्य नहीं है। ये इनडायरेक्टली हमें काम आएगा। इनडायरेक्टली कैसे काम आएगा? दो तरीकों से काम आएगा, या दो तरीकों से इसको देखा जा सकता है। एक होती है एग्जिस्टेंस वैल्यू और दूसरी होती है बीक्वेस्ट वैल्यू। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, किसी नेचुरल रिसोर्स के, किसी पेड़ के, किसी यूनिक एनिमल के, किसी यूनिक फिश के, या किसी ऐसे अद्भुत पक्षी के होने का महत्व जो दर्शाता है, वो मूल्य होता है एग्जिस्टेंस वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ।
जो अस्तित्व के आधार पर मूल जिसका डिसाइड होता है, जिसकी यूटिलिटी उसके जस्ट होने के वजह से होती है, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस वैल्यू। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो एंडेंजर्ड माने जाते हैं। हो सकता है हमारा कोई उनसे डायरेक्ट नाता नहीं है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जाइंट पांडा अभी तक कुछ सालों तक एंडेंजर्ड स्पीशी माना जाता था, लेकिन क्योंकि उसका बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन हुआ, कंजर्वेशन हुआ, तो अब उनकी तादाद बढ़ गई है और अब वो एंडेंजर्ड स्पीशी नहीं रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, जीव जंतु हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं। तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई रिलेशन नहीं है ह्यूमन बींग से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी कद्र करना छोड़ दें या हम ऐसी कोई चीज़ें करें ताकि उनको इनडायरेक्टली हार्म हो। तो इसीलिए ये सारे नॉन यूज वैल्यू में आते हैं। दूसरा इसमें कंपोनेंट है बीक्वेस्ट वैल्यू। बीक्वेस्ट का बेसिकली मतलब होता है किसी की वसीयत या धरोहर। एनवायरनमेंट या बायोडाइवर्सिटी या पर्यावरण ने हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत वसीयत लिखी हुई है कि वहाँ पे ऐसे अनेक प्राणी हैं, अनेक ऐसे जीव जंतु हैं, इतने सारे ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी है कि हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही अच्छे से, आसानी से अपनी जीवनी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर इनका ज़्यादा एग्जॉशन हुआ, अगर इनको ज़्यादा खर्च किया गया, क्योंकि ये रिसोर्सेज हैं और इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है कि हम इन स्कार्स रिसोर्सेज को, इन कुछ रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमें नेचर के साथ भी वैसा ही करना पड़ेगा, वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा, तभी जाके एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन अच्छी तरह से हो पाएगा। आपको लगता होगा कि शायद ये टॉपिक सिर्फ एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तौर पर देखते हैं। हर चीज़ जो इकोनॉमी से कहीं ना कहीं जुड़ी है उसको हम इकोनॉमिक वैल्यू से जोड़ते हैं, क्योंकि नेचर जो वैसे तो भंडार है रिसोर्सेज का, लेकिन अगर हमने उसको नहीं बचाया टाइम से तो वो सारा भंडार खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास उपयोगिता का कोई और रिसोर्स नहीं बचेगा। इसीलिए ये जो बीक्वेस्ट वैल्यू है ये धरोहर दर्शाती है, ये दर्शाती है कि कितनी कल्चरल और कितने ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स भी एनवायरनमेंट प्रदान करता है। अगर आप किसी ऐसी रीजन में जाएंगे जहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट है, सिर्फ कुछ बस्तियाँ हैं और कुछ लोग रहते हैं, लेकिन पूरा का पूरा वो जो एरिया है वो हरा भरा है, वो बिल्कुल अनटच्ड है, किसी ने वहाँ पे कोई छिड़खानी नहीं करी है, तो आपको उसको देखकर और वहाँ पे रहकर बहुत अच्छा लगेगा। वो यूटिलिटी आप जो गेन करोगे वो मॉनेटरी यूटिलिटी के कहीं लाख गुना ज़्यादा होगी। तो ऐसी यूटिलिटी, ऐसी वैल्यू जब हम अटेन करते हैं तो उसको हम बीक्वेस्ट वैल्यू के अंदर लेते हैं। तो ये थी सारी बात टोटल इकोनॉमिक वैल्यू की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारी वेबसाइट को भी लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली बार हम और भी एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।